देखो, तो हम लोग देख रहे हैं आज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकिनिन की बात करें, साइटोकिनिन जैसे पदार्थों की खोज की बात करें तो इसको कहाँ किया गया था? मक्के की अस्थि तथा नारियल दूध में। ठीक है, मक्के की अस्थि क्या होती है? कार्नेल्स। ठीक है, बाबा गूगल करोगे तो मिल जाए मतलब। ठीक है, करना बाबा, ये बाबा गूगल करो फटाफट। कार्नेल, मक्के की अस्थि यानी कार्नेल्स। ये मक्के का शायद अंदर वाला भाग होगा, वो सफ़ेद वाला शायद, क्योंकि नारियल में भी होता है, नारियल का कर्नेल हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, वो जो मक्के में छोटा सा सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, वो होगा शायद। मक्के नहीं लिखना है, बताओ इधर। कॉर्न, कार्नेल, वही तो मक्का था, नहीं लिखना है कुछ भी। मक्का नहीं, बाबा गूगल उगल देंगे। वैसे आप कुछ भी लिखो, बाबा गूगल बहुत समझदार है। अच्छा देखो, इसका मतलब होता है मक्के के दाने। ये होता है कॉर्न कार्नेल्स यानी मक्के के दाने। ठीक है, चलो तो हम लोग मक्के के दाने की, अब इसको खोल लेना लॉक। देखो, तो हम लोग बात करते हैं कहाँ खोजो इसकी? मक्के के दाने और नारियल दूध। नारियल का दूध देखा है? देखा है? पिया है? पानी पिया होगा, नारियल का दूध कहाँ पिया? पिया है। चलो हम लोग बात करते हैं। उसको दबाव तो निकलता है। हाँ, उसको दबाव तो निकलता है, खाओ तो खाओ तो भी निकलता है। चलो तो हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनिन जैसे पदार्थों की खोज। मक्के के जो दाने हैं, मक्के की जो अस्थि है और नारियल दूध है, उससे क्या अलग किया इन्होंने? जियाटिन को अलग कर लिया। ठीक है, उससे जियाटिन मिल गया। और जियाटिन के बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जियाटिन के बाद में यहाँ पे अनेक प्राकृतिक साइटोकाइनिन्स और कुछ कुछ कैसे संश्लेषित यौगिक। ठीक है, संश्लेषित का मतलब क्या था? सिंथेसिस यानी निर्माण। ठीक है, तो इनको पहचाना गया, मतलब जो जियाटिन निकाला उसके बाद में जियाटिन में से क्या क्या मिला? अनेक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल साइटोकाइनेसिस मिले और कुछ सिंथेटिक जो है यानी कि संश्लेषित यौगिक मिले, जो क्या करते हैं? कोशिका विभाजन को क्या करते हैं? प्रोत्साहक यानी कोशिका विभाजन को बढ़ाते हैं होने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब अनेक प्राकृतिक साइटोकाइनेसिस मिले, साइटोकिनिन से लिखा है इसको हिंदी में, वैसे साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं, तो हम लोग बात करते हैं उन क्षेत्रों में क्या हुआ? उन क्षेत्रों में संश्लेषित तीव्र कोशिका विभाजन हुआ। क्लियर है? समझ में आया? जहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक साइटोकाइनेसिस थे, वहाँ उन क्षेत्रों में जो संश्लेषित हुए थे, ये जहाँ जिन क्षेत्रों में संश्लेषित हुए थे, उस जगह की कोशिका कैसी हो रही थी? तीव्र गति से क्या हो रही थी? कोशिका विभाजित हो रही थी। इसका उदाहरण है क्या है? शूट अपेक्स। आपको पता है जो शूट अपेक्स यानी शूट यानी जड़ का नीचे वाला भाग, रूट अपेक्स। रूट है, रूट यानी जड़। तो जड़ क्या बहुत तेजी से बढ़ती है आगे, मतलब वृद्धि कहती है, तो कौन सा? उसका नीचे से ही बढ़ेंगे ना। क्लियर है? तो यही तो लिखा है कि यहाँ से भी ये प्राकृतिक साइटोकाइनिन्स होंगे, वहाँ पे तीव्र गति से कोशिका विभाजन होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रूट अपेक्स। रूट बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। डेवलपिंग शूट बर्ड्स, जो शूट यानी कि तना, तने पे जो बर्ड देखा है जिसमें फूल लगता है या फल लगता है, तो उसको बर्ड कहते हैं, तो वो तेज़ी से जो है ग्रो करता है। यंग फ्रूट की बात करें, तरुण फल, बेचारा जवान जिसको तरुण कहा जा रहा है, यंग फ्रूट जो है तेज़ी से ग्रो करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और जहाँ पर नई पत्ती आती हो, ठीक है, कहाँ पर? पार्श्व प्रहोर हो यानी लेटरल शूट ग्रोथ। लेटरल का मतलब क्या था? आउटसाइड। देखो ये पेड़ है तो इसके आउटसाइड में पत्ती लगेंगी तो उसको लेटरल कहेंगे, तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ होगी। इसके बाद अपस्थानिक प्रहो संरचना यानी एडवेंटियस रूट फॉर्मेशन। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? किसी को पता है क्या? नहीं, जड़ तो नीचे ही होती है। जिसका स्थान, हाँ, क्या? वो जो दलदल वगैरह में लगती है। नहीं, बस ये अपस्थानिक का मतलब ये जो ऐसे निकल जाती है ना, ऐसे अलग अलग जड़ों से, प्राइमरी सेकेंडरी, ये ऐसी। क्लियर है? मतलब बढ़ते चली जाती है, उसको एडवेंटियस कहते हैं। तो आगे और पढ़ेंगे हम लोग।
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, तो फंक्शन देखते हैं हम लोग। तो फंक्शन की बात करें तो ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये पेड़ आगे बढ़ रहा है, शिखाग्र का यानी कि एपिकल, एपिकल यहाँ होगा। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, प्राधान्यता। जेनेटिक में भी हम लोगों ने पढ़ा था, डोमिनेंस जो होता है वो दिखता है बाकी नहीं दिखता है, पढ़ा था। तो डोमिनेंस यानी कि अब यहाँ पे डोमिनेंस कौन है, एपिकल, यानी जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो डोमिनेंट है, यानी वो आगे बढ़ते रहेगा, तो उसको ओवरकम कर सकते हैं हम लोग, उससे छुटकारा पा सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत तेज़ी से आगे ना बढ़े। क्लियर है? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, अगर ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो ये वाला भाग ग्रो नहीं होता है, कई बार ये वाला वृद्धि नहीं करता है, ऊपर वाला ही वो। जैसे कई प्लांट आपने देखे होंगे, या कई लड़कियां भी देख सकते हो आप, लड़के भी देख सकते हो, जो ऊपर से ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हो, नीचे से जो है सिंगल हड्डी रहते हैं। देखा है आपने? तो ऐसे कई पेड़ भी रहते हैं जो इधर से तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो इधर से नहीं बढ़ रहे, चौड़े नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है, आपने बागवानी वगैरह घर में छोटी मोटी होती नहीं, या देखा होगा, तो वो ऊपर से कट कर देते हैं। या कुछ फसलें भी होते हैं, जैसे कौन सी फसल की बात कर रहे थे अभी हम लोग, चने, चने की भाजी देखा है, चने को खोल लिया जाता है, ठीक है, मतलब वो उसकी पत्तियों को उखाड़ लिया जाता है, क्यों, ताकि चना बहुत अच्छे से ग्रो करे। और ऐसी बहुत सारी फसलें होती है। तो ये क्या करता है, जो एपिकल डोमिनेंस यानी जो ऊपर से वृद्धि हो रही है उसको जो है बंद कर देता है, यानी उससे ओवरकम कर देता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो पोषकों के संचारण को बढ़ाता है, ठीक है। यानी हम लोग बात करते हैं प्रमोट न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म, यानी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे संचारण का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। तो ये पोषक तत्व की बात करें, कहाँ से, मिनरल्स जमीन में होते हैं, जमीन से बाकी जगह जाते हैं, तो उसको बढ़ावा कर देता है। डिले ऑफ लीव्स जो है सेनेसेंस, यानी पत्तियों में जो जरा अवस्था आती है, जरा अवस्था है ना, बुढ़ापा, उसको डिले करता है ये, मतलब कि रोकता है। जैसे ये हमारे अंदर भी होता है, बुढ़ापे को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते? नहीं रोक सकते हैं। कि जो व्यक्ति हर दिन एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, देखो उम्र की बात करें, ठीक है, एज की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दो प्रकार की एक एज होती है, एक तो न्यूमेरिकल और एक होती है बायोलॉजिकल। देखो अब आप जिस उम्र को बढ़ने की बात बोल रहे हो वो न्यूमेरिकल, 2000 मान लो कोई 2005 में पैदा हुआ, तो आप बोलते हो कि ये इतना साल आ गया, 45 यानी कि ये 40 साल का हो गया, 45 का हो गया, 90 साल का हो गया। लेकिन ये जो नंबर्स है, ये तो नंबर्स तो अभी अभी आए ना, पहले के ज़माने में तो ये नंबर्स भी नहीं हुआ करते थे। तो इसका मतलब तब कैसे चेक करते थे कि उम्र बढ़ी है नहीं बढ़ी है, तब तो इसका कोई लेना देना नहीं। और अब आप जो बोल रहे हो कि 45 साल का कोई हो गया है, ये तो इंडिया में ना, इंग्लिश ये वहीं इसको कुछ लोग 45 कहेंगे, वहीं कुछ लोग हो सकता है कि इंग्लिश में भी नहीं बोल रहे हो, हिंदी में भी नहीं बोल रहे हो, उन्होंने अलग ही गिनती बना ली होंगी। तो ये तो सिर्फ एक नंबर है। मैं बात कर रहा हूँ एक बायोलॉजिकल एज वो होती है, जैसे मैं बात करूँ वो प्रॉपर अपनी बॉडी को फिट रखता है। तो जैसे मैं बात करूँ अब बूढ़े होने की बात, आज की जनरेशन मेरे को लगता है 50 से 60 साल में बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन वहीं अपने दादाजी वगैरह को देखो तो वहीं वो 70 से 80 साल में अभी हम लोगों से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं और एक्टिव है। तो उनको बुढ़ापा नहीं आया है उतना जितना आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कहा उसको डिले तो किया है, जो हम बात कर रहे हैं नहीं, इन्होंने पत्ती को डिले किया है, तो उन्होंने बुढ़ापे को डिले तो किया है। या मैं बात करूँ जो आज हम लोग मतलब हमारी जो जनरेशन है वो जो 50-60 साल में दिखती है तो वो बूढ़े दिखते हैं। वहीं अगर हम लोग दादाजी वगैरह की 50 साल की उम्र की फ़ोटो देखेंगे तो जवान दिखेंगे, 50 साल की उम्र में वो जवान दिखेंगे, 52 साल की उम्र में जवान। अब यही एग्जाम्पल हमारे पास में सलमान खान, शायद 50+ हो गया, वो हो गया ना, अभी भी यंग लगते हैं, 52 साल के हो गए तो अभी भी यंग लगते हैं। लेकिन वहीं पे अब मैं एक हमारे किसी परिचित को उठा लूँ, अब 52 साल का जो है वो देखना झुर्रे और आ गए होंगे और बूढ़े दिखने लगे। तो उन्होंने क्या किया, मेंटेन किया, सलमान खान ने अपने बुढ़ापे को डिले कर दिया। क्यों, वो हर दिन पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तो नहीं आने दिया बुढ़ापे को। चल तो वैसे तो इनके इसमें भी है, पत्तियों में भी। तो ये भी क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, पोषकों को संचार, यानी प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन जब हमारी बॉडी को भी मिलेगा या तो पेड़ पौधों को भी मिलेगा, तो जो जरा अवस्था है यानी कि बुढ़ापा है वो डिले हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये सेल डिवीज़न और सेल इलॉन्गेशन में मदद करता है। सेल डिवीज़न क्या होता है,
1 से 2 कोशिका बन जाना, और सेल एलोंगेशन यानी कि बढ़ जाना, सेल फैल जाना। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे ये मॉर्फोजेनेसिस करता है। मॉर्फोजेनेसिस यानी कि आकारिकी प्रवृत्ति को परिवर्तित करने का गुण। ठीक है, आकारिकी प्रवृत्ति को परिवर्तित करने का गुण मतलब इसका क्या है? देखो ये हमारे अंदर तक, ये एक छोटा सा बेचारा आप लोग हो, ठीक है। ये 12, जब मान लो 12 भी नहीं, मैं बात करूँ जब ये 5वीं में था, 5th में था, और अब इसका 12th हो गया है, क्या इसके आकारिकी में चेंज आएंगे नहीं आएंगे? तो वैसे प्लांट में भी होता है कि ये धीरे धीरे जो है इसकी मॉर्फोलॉजी जो है चेंज होते रहती है, यानी जो है इसके आकारिकी जो प्रवृत्ति रहती है उसको परिवर्तित करने का इसके पास खुद के पास गुण होता है। जैसे कई पेड़ ऐसे होते हैं जो दिन में कुछ अलग संरचना होती है, रात में कुछ अलग होती है, धूप में अलग होती है, अभी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो उस टाइप से इसमें भी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मैंने बताया था क्या होता है? नहीं, प्रभावी नहीं, डॉर्मेंसी को कहते हैं प्रसुप्ति। प्रसुप्ति का मैंने बोला, अभी चना बोया, खेत में कैसा था? हरा था, आपने इसमें धूप में सुखा दिया, एकदम सूखा हो गया, और जब ये पूरा सूख जाता है तो इसको डॉर्मेंसी स्टेज कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था, मात्र 10 से लेके 15% नमी बचती है, बाकी पूरा ये सूख जाता है, तो उसको कहते हैं डॉर्मेंसी। तो ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी यानी कि ये ब्रेक कर देता है डॉर्मेंसी को, यानी ये सूखा है। अब आपने देखा होगा डॉर्मेंसी ब्रेक कैसे होंगे, आप घर पे भी कर सकते हो। इसको आप क्या कर दो, पानी में डाल दो रात भर, सुबह तक के डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, फूल जाएगा ये, तो डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, नमी आ जाती है उसमें। तो ये हार्मोन भी यही कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करेगा, सेक्स एक्सप्रेशन करेगा, यानी कि लिंग अभिव्यक्ति, यानी आप देख के बता दोगे कि ये मेल है या फीमेल है। इसके बाद टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आपको समझ में आता है, एक सेल मतलब बहुत सारी सेल आपस में जमा होंगी और एक ऐसा कल्चर बन जाएगा कि जहाँ से वो आपस में ग्रो करते रहेंगी, जैसे दही, नाली। अरे नाली में कचरा होता है, इल्लियाँ उगती है वहाँ पे, इल्लियाँ होती है। दूसरा कल्चर बताऊँ? दूसरा कल्चर नाली के अलावा, नाली के अलावा और क्या, और कौन सा कल्चर हो सकता है? जी संजना जी बताइए, बड़ा गंदा सा कल्चर बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वो भी तो कल्चर तैयार करते हैं टेस्टी बेबी के लिए, यहाँ पे बेबी ग्रो करता है, ताज़ा ताज़ा गरम गरम एकदम मसालेदार। नहीं अरे मतलब मैंने 2 रेसिपी मिक्स कर दी मतलब लेकिन उसके लिए तो मतलब बनाते हैं ना कल्चर, जैसे जैसा जो वो माँ का गर्भ होता है सेम टू सेम वैसी कंडीशन करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध क्षमता में बढ़ोतरी, यानी कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पावर। रेजिस्टेंस पावर क्या होती है? प्रतिरोध क्षमता, किसी से लड़ने की क्षमता, रजिस्ट करना, किसी को कोई थप्पड़ मार रहा और वो सहन कर रहा है तो उसकी वो रेजिस्टेंस पावर है कि हाँ ठीक है माँ, और वो होना ही चाहिए ना। जैसे मैं बात करूँ, अभी तो आपकी एक फ्रेंड एक झापड़ मारेंगे तो आप क्या करूँगा? उसका बाल खींच के घसीटने लग जाऊँगा। लेकिन वहीं पापा ने मम्मी ने मारा तो हाँ ठीक है मार लो एक और, यही ना, वहाँ रेजिस्टेंस है ना, रोक के रखते हो ना अपने आप को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हार्मोन तो हमारा खत्म हुआ, कौन सा हुआ? साइटोकाइनेसिस। ये हार्मोन जो है फिनिश हुआ। इसके बाद मक्का और चावल, ये याद रखना, मक्का और नारियल। नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ हर किसी में नहीं पाई जाती है। अगर ऐसा होता तो फिर जो है आप उसका तेल, मतलब खाना बनाने में किस चीज़ का तेल का यूज़ करते हैं? ऐसा रहता तो फिर तो जो है धतूरा वतूरा जो है किसी भी तेल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ना क्या नहीं, अरे आप जो बोल रहे हैं ना जो, हाँ अब आप जिस तेल की बात करें, तेल तो हमारे पास से भी निकलता है। हाँ नहीं पसीना नहीं, वो तो पानी है। ये आपने देखा होगा ना जिसके ऑयली फेस, स्किन में से ऑयल निकलता है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ से खरोच खरोच के खाना बनाने लग जाए, नहीं हो सकता ना। तो अब क्या होता है, हर कोई चीज़ नहीं हो सकती ना, सबके अलग अलग काम रहते हैं। अब अगर ऐसा होता ना तो फिर तो जिसकी ज़्यादा जो है ऑयली स्किन रहती है उसको बोलते आजा तू मेरे घर आ जा, ऑयल निकालेंगे फिर खाना बनाएंगे। क्यों संजना जी?
संजय नहीं, ऐसे ही तो नहीं करते हो आप, नहीं सर, इसलिए तो ये रूम पे नहीं आते आपके। संजना के रूम पे गए हो तुम लोग? नहीं बुलाया है इनने? सर जल्दी ये चल नहीं, आपने बोला। अच्छा, मेरे को लगता है संजना ऐसे ही खाना बनाती होगी। उसे लगता होगा कि ये मेरा सीक्रेट जो है कि लोगों को पता ना चल जाए, इसलिए वो बुलाती नहीं होंगी किसी को। उन्हें सोचा होगा मैं तो यहीं से तेल निकालती हूँ मेरी स्किन से, फिर ये लोग देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है हमारा? इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन की बात करते हैं तो ये गैसीय पीजीआर से, पीजीआर का फुल फॉर्म? फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, ये फोटोसिंथेसिस यहाँ कहाँ से आ गया? नहीं पे वो कुछ तो है सर, पर है कुछ तो है। वो याद नहीं आ रहा, पर है वो। हाँ, दादाजी नहीं आए, नहीं तो दादाजी बता देते थे, उस दिन उन्होंने बताया था। उसने देख के बताया था? अच्छा, मैं भी बता। तो बताओ, देख के बताओ, तुम भी बताओ देख के क्या है, कम से कम पता तो रहे पीजीआर से क्वेश्चन आए तो। हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेट। एंड ग्रैंड रेगुलेटर, सब याद रखना। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो है कृषि सर्वाधिक इस्तेमाल, इसका मतलब ये है कि ये हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा कृषि में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, क्योंकि गैस के रूप में। संश्लेषित की बात करते हैं तो जरावस्था ऊतकों तथा पके हुए फलों से ये हमको, जब भी ये संश्लेषित होता है तो हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जरावस्था और पके हुए फलों से। ठीक है, जैसे संतरा देखा था ना हम लोगों ने, वैसे ही। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो यौगिक होता है वो होता है इथेफॉन। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जो इथाइलिन हो रहा है इसमें जो केमिकल है, जो यौगिक जो इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, इथेफॉन। ये जली घोल है, ये आसानी से अवशोषित हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना केले में, उसको डुबो के। केले में जो है केमिकल डालते हैं, फिर केले को बाल्टी में डालते हैं, उसमें जो है डुबो देते हैं, उसको नहलाते हैं मस्त, उस केमिकल से उस केले को रख देते, तो वो जो है रात में रख करते तो सुबह तक के पक जाता है। पौधे के अंतर्गत संचारित एवं धीरे धीरे इथाइलिन मुक्त होता है। ठीक है, पौधों में भी क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है, इसीलिए फल पकते हैं। ठीक है, जो फल होता है उसमें से खुद से जो है धीरे धीरे इथाइलिन मुक्त होते जाता है, रिलीज होते चले जाता है और फल पकते चले जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, पहला इसका फंक्शन अनुप्रस्थ में वृद्धि करता है। अनुप्रस्थ यानी कि हॉरिजॉन्टल, फटाफट बताओ अनुप्रस्थ यानी कौन सा, कैसे? यानी कि ऐसे, मतलब चौड़ाई में। क्लियर है, ऐसे ग्रोथ करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्वेलिंग ऑफ एक्सेस। स्वेलिंग यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, हाँ वो तो पता ही होगा, स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है, सूजन आ जाती है ना, वही। तो अक्षों में फुलाव आ जाता है, अक्ष यानी कि एक्सिस यानी कि सेंटर में। क्लियर है, इसके बाद जो है द्विबीजी नवोद्भिदों में अंकुश संरचना यानी कि एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। सीडलिंग तो समझ में आ गया आपको, यानी कि बीज। कौन सा? नवोद्भिद, यानी जो अभी अभी जिसको अपन ने बोया, बेचारा चुन्नू मुन्नू सा है। अंकुश का मतलब क्या होता है? हुक, ये इस टाइप से ऐसा हुक लग जाना। अरे वो देखा होगा ना आपने, पेड़ ऐसे ही उगते हैं, ऐसा हुक बन जाना। जब नए नए सोयाबीन वगैरह देखिए या कोई भी चीज़, ये ऐसा हुक आ जाता है उसमें, इसलिए बोलते हैं खेत भी जाया करो कभी। देखा है ना जी शालिनी जी? कभी नहीं देखा? देखा है मैंने। देखा है? मैं आपके फेस एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था कि नहीं देखा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर, यानी जरावस्था और विल्गन को मुख्यतः पत्तियों एवं फलों में बढ़ाती है। जरावस्था में विल्गन को मुख्यतः पत्तियों एवं फलों को बढ़ाती है। वाह यार, बहुत बढ़िया बात है, ये बुढ़ापे को बढ़ाती है। हाँ, जो जरावस्था है और जो विल्गन है, एब्सिशन यानी कि एब्सिशन इससे पहले मैंने बताया था आपको। हाँ, विल्गन, एब्सिशन। विल्गन वो पत्ती को अलग करता है पेड़ से। हाँ, मतलब ये है, वो अलग कर देते हैं। क्यों अलग कर देते हैं? ताकि वो आगे का ग्रोथ हो सके। क्लियर है?
तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जरावस्था और विलगन को। मुख्यतः ये कहाँ पे पत्ती और फलों को ये बढ़ाती है। देखो ये इसलिए भी बढ़ाती है, फलों का तो समझ में आता है कि फटाफट फल पैदा होंगे तो जो है जितने जल्दी वो होंगे वो उतना ग्रो कर पाएंगी। ये भी हो सकता है, जैसे आम की बात करें, एक समय आने के बाद में वो साल भर तो नहीं उगता है, लेकिन जैसे मौसम आता है तो फटाफट उग जाता है। कई बार पत्तियाँ ऐसी होती है कि जैसे बसंत ऋतु देखा है आपने, उसके बाद फटाफट पत्ती आने लग जाती है और उसके बाद झड़ भी जाती है। तो कई बार जो है हेल्प करने के लिए यानी ज़रूरत के लिए भी ये होता है। फलों के पकने के दौरान श्वसन की गति की वृद्धि, जैसे जैसे फल पकते हैं ना, ये जो उसका रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, उसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। क्लियर है? क्योंकि देखो फल पक रहे हैं, एनर्जी लगेंगी तो इसको ऑक्सीजन मतलब ये CO2 लेता है, CO2 ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, यानी कि क्लाइमेटिक श्वसन। क्लाइमेटिक श्वसन का मतलब क्या, जैसा क्लाइमेट होगा वैसा ये श्वसन रहेगा, और ऐसा हम लोग भी करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अभी हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग ले रहे हैं, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, जोर जोर से सांस लेने लगेंगे। जैसे हम लोग जब दौड़ते हैं तो कुत्ते बन जाते हैं, हम लोग जो है जीभ बाहर निकालते हैं, फिर लंबी लंबी सांस लेने लग जाते हैं। चलो, तो हम लोग बात करते हैं, वो भी हम लोग क्लाइमेटिक श्वसन, हमारा भी क्लाइमेटिक श्वसन ही होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है। ठीक है, ये क्या कहता है, बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है, यानी कि बीज की जो प्रसुप्ति है, डॉर्मेंसी, उसको तोड़ते हैं कैसे, अभी मैंने बताया। और कलिका जो है उसकी भी डॉर्मेंसी को कैसे तोड़ते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। मूंगफली के बीज में अंकुरन शुरू कर देता है। जैसे कि मूंगफली तो सूखी रहती है, लेकिन जैसे ही उसको नमी वगैरह मिलती है तो क्या कर देता है, अंकुरन शुरू कर देता है। इसके बाद आलू के कंदों को अंकुरित कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पे बर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही कंदों की बात करें तो आलू की बात करें, आपने घर पे देखा होगा आलू भी जो है डॉर्मेंसी स्टेज में सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आप घर में रखोगे थोड़ी बहुत नमी मिल जाएंगे तो सुना होगा ना, आलू की आँख निकल आती है, तो वो उसी की बात करें। आलू के कंदों को भी क्या कर देता है, ये अंकुरित कर देता है। इसके बाद गहरे हुए पानी में, नहीं ठहरे हुए पानी में आना है। चलो, तो ये गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड्स या फिर पेडियोल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। तो जो राइस यानी कि चावल, ठीक है, तो जो चावल का प्लांट है उसको क्या करता है, जो उसकी इंटरनोड है, इंटरनोड यानी कि देखो ये तो क्या होती है यहाँ पे, इसको इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे भी होंगी, तो ये इस टाइप से इसको इंटरनोड कहते हैं। तो ये जो इंटरनोड है इसको क्या करेगा, ये इंटरनोड या फिर यहाँ से एक कलिका निकलती है। जैसे मैं बात करें पेडियोल, ऐसा देखो ये इंटरनोड से यहाँ पे ये गुलाब का फूल, यहाँ से फिर एक एक कली और निकलती है ऐसी, तो उसको पेडियोल कहते हैं। ठीक है, पर्णवृंत यानी पत्ती, पर्ण यानी क्या होता है, पत्ती, पत्ती के पास से छोटा सा ऐसा पत्ती रहती है और फिर छोटा सा ऐसा निकलता है, देखा, तो उसको पेडियोल कहते हैं। या तो फिर हम लोग बात करते हैं इंटरनोड, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ, धान के पौधों में क्या करता है, उसको इलॉन्गेशन यानी कि फैलाने का काम करता है। इसके बाद प्रमोट किसको करता है, रूट ग्रोथ को और रूट हेयर को। रूट यानी कि जड़ में क्या बाल होंगे। ठीक है, तो मूल रोमों को क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है और मूल की वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है। क्या मतलब है इसका, पहले तो अनानास का मतलब पाइनएप्पल मैंने बताया था, इसको छिलके से खा सकते हो, नहीं खा सकते, ये भी खा के देखना, बड़ा टेस्टी लगता है। हाँ, अरे देखो यहाँ के कांटे दूर हो जाएंगे, जिनको खराश होंगी ना, खराश दूर हो जाएंगे। जी संजना जी, खा के देखना, बड़ा मज़ा आता है। जी संजना जी, मजाक था, नहीं तो पता लग रहा खा ले और पता लगा यहाँ हटा जाए, फिर कल बोले फिर उसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं, क्योंकि हमारी क्लास में पहले ही बोल दिया जाता है। इस लेक्चर को मैं जो है वीडियो भी बन रहा था, इसमें वो भी दे देता हूँ। इस लेक्चर में जो भी बातें की जा रही है सब काल्पनिक हैं, कृपया सत्यता से इसका कोई भी रूबरू नहीं है, तो कृपया इसको घर पे उपयोग ना करें, जब भी करें
किसी समझदार व्यक्ति के संपर्क में ही करें जिसको मजाक मस्ती समझ में आती हो। जी थैंक यू। चलो तो हम लोग यहाँ बात करते हैं। चलो पाइनएप्पल समझ में आ गया। तो पाइनएप्पल की बात करें तो यहाँ पे ये इनिशिएट करता है किसको, फ्लावरिंग को। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, यानी कि अनानास के फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करता है। समकालिकता का मतलब होता है सम यानी समान, कालिकता यानी काल, काल यानी कि समय, सही समय में उसको पकने में उगने में ये क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद आम को ये पुष्पित होने को प्रेरित करता है। अभी देखो आम की बात करी थी, आम का एग्जाम्पल आ गया। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगोस, ये क्या करता है, ये हार्मोन ये प्रेरित करता है आम को पुष्पित होने से। मतलब सही समय पे भी तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि बरसात में आम आने लगे, फिर नेचर ही किस काम का, मतलब हो ही नहीं सकता ना। आम कब आते हैं, आम हमेशा जो है बरसात में ही आते हैं, गर्मी में आते। देखा है तुम लोग, होश में रहते हो तुम लोग। सर दो टाइप के रहते हैं। कहाँ दो टाइप नहीं गर्मी में तो सर वो 12 से हम 12 हाँ और खाते भी है। देखो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हो तो आप तो समझ में आ जाएंगे। देखो एक आम कौन से होते हैं, एक मतलब नेचुरल जो गर्मी में आएंगे तो गर्मी में ही आएंगे। आप जो बोल रहे हैं 12 महीने आते हैं या कुछ कई बार ठंड में भी आ जाते हैं बिना मौसम के, तो वो रिकॉम्बिनेट वाले रहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है कि जेनेटिक मटेरियल लिया और ऐसा जेनेटिक मटेरियल डाल दिया कि अब वो क्या करेगा, बिना मौसम कभी भी आ जाएगा। क्लियर है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका जैसे ऐसा आम हो तो आधा आम खट्टा हो आधा मीठा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसको रिकॉम्बिनेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। और थोड़ा बहुत तो आपने जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा वो तो देख ही लिया होगा आपने कि ये पेड़ है, ये जो इसका तना है यहाँ पे मीठा आम है और ये जो तना है यहाँ पे खट्टा आम है। देखा है आपने कि एक पेड़ में 2-3 प्रकार के आम लगते हैं, तो वो जो है कटिंग के द्वारा हुआ है, बडिंग मतलब वो पता है ना, कट लगा देते हैं और वो नया पेड़ वहाँ से जोड़ देते हैं। चलो तो ये हम लोग बात करते हैं इसका जो एक केमिकल हम लोगों ने पढ़ा था इथेफॉन, उसके बारे में देखते हैं। इथेफॉन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, टमाटर एवं सेव के फलों को के पकने की गति बढ़ाता है। सेव है नमकीन, एप्पल फ्रूट रिपेयरिंग इन टोमेटो एंड एप्पल, यानी टमाटर और जो एप्पल है उसको जो फल है उसको पकने में की गति को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद फूल एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि इसका एग्जांपल क्या है, कपास, चेरी, अखरोट में ये क्या करता है, विरलन, विरलन का मतलब क्या होता है, थिकनिंग, यानी कि पतला करता है इनको। कपास तो पता है, चेरी देखिए, नहीं चेरी अलग रहती है, स्ट्रॉबेरी अलग रहती है। चेरी रेड होती है। और एक दूसरी होती है। हाँ तुसी नहीं होती, स्ट्रॉबेरी। नहीं स्ट्रॉबेरी नहीं, चेरी। अच्छा चेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी तो इतनी बड़ी होती है। हाँ इतनी बड़ी होती है, हाँ जिसको एक डिब्बे में दे दिया जाता है, फिर तुम दिन भर लगाते रहते हो उसको, जिसको लिप बाम कहते हैं, लिप बाम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सेक्स एक्सप्रेशन करता है, यानी लिंग अभिव्यक्ति करता है, यानी खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है। खीरा यानी कि ककड़ी या लौकी, ककड़ी। तो उसमें जो है मादा पुष्पों को बढ़ाता, क्यों पता नहीं, हो सकता है कि फीमेल के साथ ज़्यादा दोस्ती होंगी इसकी। तो ये खीरों में जो है मादा पुष्पों को क्या करता है, बढ़ाता है, जिसको हम लोग कुकुम्बर कहते हैं, जिसको खाने के भी काम में आती है। और ये कभी कभी ये जो है कुछ लड़कियों को जब फेशियल किया जाता है या कुछ किया जाता है तो आँखों पे जो है लगाने के काम जाता है। ये आँखों पे लगाती है और जब काम हो जाता है तो वो खा लेती है। चलो तो ये हार्मोन खत्म हुआ। इसको नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं, कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, ABA, यही था। तो इसको कहते हैं तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। इसकी खोज जो है विलगन एवं प्रसुप्ति को नियमित करने के लिए की गई थी। ठीक है, अब जिन लोगों को विलगन समझ में नहीं आया है, इससे पहले मैंने पढ़ाया है, आप जाके वहाँ पे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। पादप को वृद्धि भी नहीं करने देगा और क्या नहीं करने देगा, ये इसका जो सही तरीके से जो है मेटाबॉलिज्म भी ये नहीं करने देगा, क्योंकि ये कैसा है, इनहिबिटर के रूप में काम करता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बीज के अंकुरन को भी निरोध करेगा, यानी कि क्या करेगा,
जो जर्मिनेशन है, अंकुरन जो है उसको होने नहीं देगा ये। बाह्य त्वचिकी पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा और तनाव को सहने हेतु क्षमता प्रदान करेगा। यानी ये क्या करेगा, रंध्र को बंद रखने में ही ये मदद करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रंध्र बंद रखेगा ये, ताकि तनाव बढ़े। बीज के विकास, परिपक्वता और प्रसुप्ति में क्या होता है, ये भूमिका निभाता है। इसके बाद ए बी ए यानी कि यही एब्सिसिक एसिड, ये क्या कहता है, जी यानी कि जिब्रेलिन्स के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग बात करते हैं ए बी ए एक्ट एस एन एंटागोनिस्ट टू जे। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जीए के लिए एक विरोधक की भूमिका। विरोधक का मतलब क्या होगा कि अगर ये काम करेंगे तो ये इसको काम नहीं करने देगा, इसका उल्टा ही काम करेगा, उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटा यानी कि उल्टा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन। ये फ्लावरिंग करता है और क्या करता है, सेक्स को एक्सप्रेस करता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लाइफ साइकिल देखते हैं प्लांट का, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेल डिफ्रेंशिएट होंगी, सेल का डेवलपमेंट होगा, सेल ग्रोथ करेंगी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ग्रोथ करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट, फिर ये साइकिल चलते रहेगा। तो अब इस साइकिल में हम लोग देखते हैं कि पैडल कहाँ है, हैंडल कहाँ है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें पीजीआर से इंटर करेंगे तभी सेल क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी। तो पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसकी बहुत भूमिका होती है। हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक कंट्रोल है, ठीक है, इंट्रिंसिक कंट्रोल का मतलब अंदर से। ठीक है, तो ये जीनोमिक कंट्रोल भी कहते हैं इसको। तो वही जो हार्मोन कितने होंगे, जीन क्या होंगे, उसको हम लोग इंट्रिंसिक कंट्रोल कहेंगे। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से होंगे, ताप दाब वगैरह जो बाहर से लगाया जाएगा। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल की बात करें, वसंतीकरण पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण और पौधों में गति। जैसे मैं बात करूं वसंतीकरण यानी क्या होता है, पौधों को ऐसा कुछ था, वसंत ऋतु सुना है, हाँ, उस समय जो है फ्लावर बड़े अच्छे से आने लगते हैं, पत्ती आने लगती है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रसुप्ति तो आपको पता ही है, डोरमेंसी, सूख जाना, और बीज अंकुरण भी पता ही है आपको, और पौधों में गति, पौधों में जो है गति भी पता ही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये पीजीआर्स क्या भूमिका निभाते हैं ये देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं संपूरक या विरोधक। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो एंटागोनिस्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, वो जेनेटिक पढ़ा था हम लोगों ने, पूरक, यानी कि एक जैसा काम करेगा दूसरा भी वैसे ही काम करेगा, यानी कि उसके हाँ अकॉर्डिंग ही बोल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ एडेनिन गुआनिन से जुड़ता है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री था कि ये हमेशा इसी के साथ जुड़ेगा। क्लियर। उसी प्रकार ये कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एंटागोनिस्ट यानी कि उल्टा। क्लियर है। यानी ये जो ए है तो ए से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, जी से जुड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये एंटागोनिस्ट का मतलब उल्टा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो व्यक्तिक या फिर निजी या फिर जो है योगवाही, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक या फिर जो है सिनर्जिस्टिक, यानी सेम इफेक्ट। यहाँ पे उल्टा इफेक्ट था और यहाँ पे सेम इफेक्ट देगा वो। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन, यानी कि दो हार्मोन एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है। इथाइलिन और एबीए ये क्या करते हैं, एब्सिशन कर लेते हैं। दोनों हार्मोन एक समान काम कर रहे हैं। इसके बाद एग्जांपल डोरमेंसिन सीड या बर्ड, एब्सिशन, सेनेसेंस और एपिकल डोमिनेंस, ये सब एक जैसे ही काम करते हैं, मतलब कि दो हार्मोन मिलके वो एक समान काम करेंगे। दूसरा डोरमेंसी की बात करते हैं तो जिब्रेलिन इसको प्रमोट करता है, सॉरी एब्सिसिक एसिड इसको प्रमोट करता है, यानी कि बढ़ाता है, और जिब्रेलिन प्रमोट नहीं करता है। एपिकल डोमिनेंस ये किसकी बात कर रहे हैं, एंटागोनिस्ट, यानी एक काम सीधा करेंगे एक उल्टा करेंगे। एपिकल डोमिनेंस की बात करते हैं तो ऑक्सिन बढ़ाता है और साइटोकाइनिन कम करता है। इसके बाद सेनेसेंस की बात करें यानी बुढ़ापे की, ऑक्सिन कम करता है और एबीए बढ़ाता है। तो ये एंटागोनिस्ट का काम हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दीप्तिकालिता यानी फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है। दीप्ति का मतलब समझ में आ गया, यानी फोटो यानी कि प्रकाश। ठीक है। तो इसके बारे में बताया था हमको गार्नर और एलार्ड। तो यहाँ पे पौधों को प्रकाश की उचित अवधि नहीं मिलती है
तो वहाँ पे पुष्पन नहीं होता है, उसकी को हम लोग कहते हैं दीप्तिकालिता यानी फोटो पीरियोडिज्म। क्लियर है यहाँ तक के? फोटो का मतलब प्रकाश, पीरियोडिज्म का मतलब पीरियड या टाइम, वो प्रकाश कितनी देर के लिए मिल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्लियर है? तो याद रखना, पौधे को प्रकाश की उचित अवधि नहीं मिलेंगी तो पुष्पन भी नहीं होगा। पुष्पन जितने प्रकाश में की आवश्यकता, पुष्पन के लिए जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं दीप्ति काल, या फिर क्या कहते हैं प्रकाश काल, यानी कि फोटो पीरियड, यानी दिन की लंबाई, डे लेंथ। क्लियर है यहाँ तक है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अच्छा, ये नहीं देखना अपन ने। तो प्रकाश और अंधकार और उसकी सापेक्ष अवधि, सापेक्ष का रिलेटिव ड्यूरेशन, रिलेटिव को मतलब इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके साथ रिलेटिव यानी कि तो मिलता जुलता। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, एक हमारे पास में है लॉन्ग डे प्लांट यानी दीर्घ प्रसुप्तिकाली पौधा, एक है अल्प दीप्तिकाली पौधा यानी शॉर्ट डे प्लांट, और एक है डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, 3 प्रकार के प्लांट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये पौधा है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइट आई, ये प्रकाश या अंधकार काल के अनुभव के बारे में बता रहे हैं। ये लाइट आई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक तो क्या है, लाइट फेस है, ऊपर लाइट है और नीचे क्या है, डार्क है। क्लियर है? तो जैसे ही प्रकाश आएगा तो हम लोग बात करते हैं, एक होता है क्रांतिक दीप्तिकाल। ये क्या होता है? क्रांतिक का मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तभी वो ग्रो करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्रांतिक दीप्तिकाल है। तो अगर इसके ऊपर का अगर प्रकाश हुआ तो यहाँ पे जो है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, अगर ये जो क्रांतिक दीप्तिकाल है यानी कि एक फिक्स दीप्तिकाल है कि इतना प्रकाश तो चाहिए, अगर इसके ऊपर का प्रकाश हुआ तो यहाँ पे पुष्पन होगा। क्लियर है? यानी कि पुष्प लगेंगे। लेकिन हम लोग बात करते हैं इसके नीचे का प्रकाश हुआ यानी कि नीचे बिलो का, तो यहाँ पे आपने देखा ये डार्क फेस है, यहाँ पे पुष्पन नहीं होगा। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो आया इसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे फॉरेन हार्मोन तत्व होगा, तो ये पुष्पन के लिए क्या रहेगा, जिम्मेदार रहेगा। तो ये याद रखना, यहाँ लाइट कितने घंटे मिलना चाहिए, 16 आवर्स लाइट। हम लोग बात करते हैं 16 घंटे की अगर लाइट मिलेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो दीप्ति काल की बात करी थी, इसके नीचे अगर लाइट रहा तो ये जो है पुष्प पेड़ में नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, अब ये जो है वैसे तो ये कितनी रोटी खाता है, मान लो 6 रोटी खाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करते हैं 6 रोटी तो गलत खाता है। अगर मान लो इसको 2 रोटी भी मिले तो क्या जिंदा रह जाएंगे? लेकिन अब ये फिक्स है, इसी को कहेंगे हम लोग क्रांतिक दीप्तिकाल, यानी फिक्स है, ये 2 है। अब 2 से ऊपर मिलेंगी 3, 4 तो ये अच्छे से एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन इसको 2 से नीचे मिलेंगी तो ये मर जाएगा। मतलब कि इससे नीचे अगर मिलेंगे, तो यही बोला है कि ये दीप्तिकाल जो है अगर इसके नीचे का प्रकाश होगा तो पुष्प लगेंगे ही नहीं। क्लियर है? क्यों? ये किसकी बात करें, लॉन्ग डे प्लांट की, जिसको ऐसा प्लांट जिसको बहुत दिन भर प्रकाश चाहिए। ठीक है, अब एक प्लांट ऐसा है जो शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ये क्रांतिक दीप्तिकाल यानी कम प्रकाश वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर की बात करें, ये कौन से हैं, शॉर्ट डे प्लांट है, यानी इनको कम धूप चाहिए। अगर ये क्रांतिक दाब के ऊपर अगर प्रकाश मिल गया तो अब क्या होगा, पुष्पन नहीं होगा। क्लियर है? ये मतलब 8 घंटे भी धूप मिल गई इसको तो ये प्लांट नहीं उगेगा। इसके नीचे की बात करते हैं तो यहाँ कितने 16 घंटे अगर इसको लाइट नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, पुष्पन होगा। मतलब ये कम प्रकाश चाहिए इसको, अगर ज़्यादा मिल गया तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है, और तीसरे की बात करते हैं। तीसरा ये है, तो ये तो न्यूट्रल है, यानी कि कायिक परिपक्वता के बाद पुष्पन होता है, यानी कि यहाँ पे इसको कम मिले ज़्यादा मिले इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी पुष्पन कर देता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। देखो, तो हम लोग बात करते हैं लॉन्ग डे वाला, गेहूँ और चुकंदर। मतलब इनको गेहूँ को जो है अच्छा जो है वो चाहिए, इसलिए आपको पता होगा ये कब उगते हैं, गेहूँ कब उगाया जाता है,
ठंड में अभी, ठीक है। लेकिन ये जब फ्लावरिंग होते तक वो गर्मी का सीजन आ जाता है, ठीक है। ये कटता कब है? गर्मी के समय, तो इनको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है। वैसे चुकंदर भी है। सोयाबीन की बात करें तो ये सोयाबीन की बात करें तो ये जो है इनको ज़्यादा धूप ही नहीं चाहिए, इसलिए ठंड में बोई जाती है। मतलब सोयाबीन ये जो है, मैं बात करूँ सोयाबीन कब कट जाती है? ये नवरात्र के समय, और नवरात्र से पहले क्या होती है? बारिश, तो तब धूप नहीं तपती है। तो अगर इनको बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा धूप चाहिए ही नहीं, इनको बहुत कम धूप में इनका काम हो जाता है। वैसे ही टोबैको होता है, तम्बाकू, ये आपने घिस के तो देखा ही होगा। क्यों संजना जी, आपको तो एक्सपीरियंस होगा। और इसके बाद खीरा, मक्का और कपास, कभी भी वो तो कोई फर्क नहीं होता, इसलिए तो मक्का हर कोई डाल देता है। देखा है ना, खेत में हर कोई डाल देता है, बोले किसी भी फसल के साथ डाल दो ये उगी जाएगा, तो वो न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी संजना जी क्या बोल रहा है आपको मोबाइल? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वर्नलाइजेशन। जी संजना जी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्नलाइजेशन। क्या जी रीता जी क्या पढ़ रहे हैं? वर्नलाइजेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वसंतीकरण। तो हम लोग बात करते हैं क्या होता है? आकायिक प्रजनन प्रवर्धन के वृद्धि के मौसम को रोकता है। समझ में कुछ आया? अकालिक प्रजनन प्रवर्धन, अकालिक यानी कि बिना समय प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम को रोकता है। यानी कि मैं बात करूँ जैसे परिपक्व ना होना, पौधे परिपक्व ना होना, जैसे बात करूँ पौधे परिपक्व हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बात करूँ उस समय जो है यहाँ पे प्रजनन हो जा रहा है, तो उसको रोकना। जैसे कि मैं बात करूँ कि निब्बा नब्बी को रोकना, हाँ, कि प्यार मोहब्बत उनको बोलो 18 के बाद करो, लेकिन वो 13-14 की उम्र में कर लेते तो उनको रोकना कि भाई साहब अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। तो वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अकालिक प्रजनन यानी कि अभी काल नहीं आया है, सही समय नहीं आया है, और उस समय प्रजनन करना, तो उस चीज़ को रोकना जिससे कि पौधे परिपक्व नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो पौधे परिपक्व नहीं होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लो टेम्परेचर मतलब कम जो है ताप रहेगा, तो उसकी जो है गुणात्मक मात्रा जो है, गुणात्मक और मात्रात्मक पे डिपेंड करेगा कि फ्लावरिंग कैसी होंगी। यानी मैं बात करता हूँ जो वैसे तो हम लोग समझने वाले, जैसे विंटर की वैरायटी, विंटर यानी अभी धूप तप रही, कोई मतलब की नहीं है धूप, मतलब कभी आएंगी फिर बदली फिर धूप, ठीक है। तो ये मतलब भली दिन भर धूप तपेंगी, लेकिन मैं बात करूँ उसकी जो क्वालिटी है ना, गुणात्मक धूप वो नहीं होंगी। लेकिन हम लोग बात करें मात्रा की, दिन भर तप रही है, मात्रा तो है लेकिन गुणात्मक नहीं है। लेकिन यही मैं बात करूँ गर्मी की धूप, भले दिन भर ना आए, 2 घंटे की धूप आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब कपड़े वगैरह किसी को सुखाना है तो क्लियर। नहीं तो अभी तो ऐसा धूप तपे भी तो ठीक है, कपड़े धो के डाल देंगे, वो आएंगी फिर ओस गिर जाएंगी, फिर पानी आएगा, फिर धूप, तो वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किस्में होती है, गेहूँ, जौ और राई, ठीक है। 2 किस्में देख रहे हैं हम लोग। तो एक तो होती है जाड़े की किस्में यानी विंटर की वैरायटी, और एक होती है स्प्रिंग वैरायटी यानी वसंत की किस्में, ठीक है। तो वसंत मैंने तो लिख दिया, वैसे तुम लोगों से पूछना चाहिए था मेरे को कि वसंत आता कब है, इसको बोलते कब है? ठंड के बाद और गर्मी से पहले। कहाँ पे? फरवरी और मार्च में। देखो अब ये मेरे नोट्स में मैं ये तक का लिख रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? नहीं, इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ जब भी नोट्स बनाएं तो अपने आप को इंटेलिजेंट मत समझो, सबसे बेवकूफ़ समझो, कि जो समझ में नहीं आ रहा वो लिख के रख लो। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता और वसंत अभी समझा भी देता ना तो कोई नोट्स में जाके लिखता नहीं। वसंत की बात करें तो देखो ये कब आता है? ठंड के बाद, अभी जैसी ठंड जाएंगी ना तो ये आ जाएगा, और गर्मी से पहले। तो मुझे ये बताओ गेहूँ कटता कब है? कब? तो उसी को कहते हैं बसंत ऋतु। क्लियर है कि गेहूँ ऐसा बोया, शायद अभी इसमें दिया भी होगा, या फिर गेहूँ कब बोया जाता है ये याद रखना, गेहूँ बोया जाता है ठंड में और काटा जाता है गर्मी में। गर्मी भी नहीं बोलते हैं उसको, जहाँ ठंड खत्म होती है और गर्मी की स्टार्टिंग होती है, और उसको कहते हैं बसंत ऋतु। बसंत पंचमी मनाओगे? बसंत पंचमी जब मनाई जाती है तो उसके बाद आप देखना कि पूरे मौसम ही परिवर्तित हो जाता है, मतलब हर तरफ हरियाली हरियाली, पीला पीला, मतलब फ्लावरिंग, मतलब फ्लावर आने लगते हैं, आम में बाहर आने लगती है, और जो है जितने भी फ्लावर है वो आने लगते हैं। तो वो बसंत पंचमी के बाद ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाड़े की किस्में की बात करते हैं, तो ये बसंत में बोई जाती है। बसंत यानी कि जैसी गर्मी की स्टार्टिंग होती है
तब बोई जाती है। और मौसम के पहले ना तो ये पुष्पित होती है ना तो फलती है। मौसम के पहले ना तो ये पुष्पित होती है ना तो ये फलती है। जैसे बसंत में बोई की बात करूं तो बसंत में बोई तो मैं बात करूं, कोई बसंत में क्या बोएंगे? गेहूं के बाद क्या बोते हैं? सोयाबीन। ओ चलो जो भी होते हैं, ठीक है। या तो अभी एग्जाम्पल दिया है क्या देख लेते हैं। चलो नहीं दिया हुआ है, अब देखो मेरी बात, ठीक है। तो मक्के इसके बाद जो भी बोएंगे ना, तो जो भी बसंत में फसल बोई जाती है, तो अब क्या होता है, बसंत यानी मेरा मतलब गर्मी से पहले, तो जस्ट गर्मी लग जाती है। तो अब जो गर्मी का मौसम है तो पुष्पित तो होंगी नहीं वो, और ना ही वो फलती है। वो जैसे जैसे मौसम जाएगा, मतलब अब बसंत, मेरे को लगता है बसंत के 15 दिन बाद तो गर्मी आ जाती है, तो 15 दिन में क्या फलेगा फूलेगा वो, कुछ भी नहीं। तो इसलिए बोला ना तो वो पुष्पित होता है ना तो वो फलता है। जब बसंत चले जाता है उसके बाद जब धूप आती है तब वो फलता फूलता है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बसंत की बात करें तो यहाँ पे बसंत में बोई जाती है और मौसम की समाप्ति से पहले जो है ये फूलती और फलती है। यानी मैं बात करूँ, अब बसंत में बो दिया तो ये गर्मी से पहले जो मौसम है उससे पहले, मतलब ख़त्म होने से पहले ये फूल भी जाएंगे और फल भी जाएंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हाँ, विंटर की बात करें तो उसको शरद काल में बोई जाती है। शरद यानी शरद यानी कि सर्दी, सर्दी यानी नाक वाली नहीं, ठंड, ठंडी के दिन, ठीक है। तब ये बोई जाती है। जैसे अब गेहूं को कब बोया था? अभी ठंड में। और काटेंगे कब? बसंत में, मतलब कि जब थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी। ये अंकुरित होते हैं, अंकुरित होते होते ये जाड़े को बिताते हैं, यानी पूरे ठंड में ये अंकुरित होते हैं। बसंत में ये फूलते फलते हैं और मध्य ग्रीष्म में, यानी कि जब मध्य का मतलब क्या होता है, जब गर्मी आती है, ठीक है, तब इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे द्विवर्षी पौधे की बात करें, द्विवर्षी पौधे की, तो यहाँ पे ये जो है सकृत फली पौधे यानी मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक यानी कि मोनो यानी सिंगल, ठीक है, और कार्पिक यानी जो पूरे जीवन में एक ही बार। नहीं हाँ, मोनोकार्पिक, कार्पल्स पढ़े थे क्या रिप्रोडक्टिव प्लांट में? तो जाके खोलना वो टॉपिक और कल आके बताना। वो सर वो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार कुछ, मतलब अरे नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। अरे वहाँ ये कार्पल्स पढ़ाया था मैंने आपको, तो वहाँ पढ़ाया था मैंने आपको कि मोनोकार्पिक होता है, मल्टी कार्पल्स होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जाके देखना। तो ये यहाँ पे जो है दूसरे मौसम या फिर जो है ऋतु में ये फूलते और मरते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं जो द्विवर्षी पौधे होते हैं, इनको कम तापक्रम चाहिए, ठीक है। ये दीप्तिकालिता के कारण ये जो है पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी दीप्तिकालिता, इनको कम तापमान चाहिए, तो ये 2 साल तक के भी धीरे धीरे भी मिले तो कोई दिक्कत है नहीं। ये दीप्तिकालिता यानी समझ में आ गया ना, यानी प्रकाश का जो ड्यूरेशन है उसके कारण यहाँ पे पुष्प की अनुक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल चुकंदर, पत्ता गोभी और गाजर। क्लियर है। ये इसके बारे में, और ये इधर लिखा है कि यहाँ पे ये क्या होता है, दूसरे मौसम में क्या होते हैं, ये ऋतु में फलते और मरते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी और गाजर। पत्ता गोभी अगर बोलते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब क्या बच गया हमारा, चलो इसको फिनिश करते हैं। प्रसुप्ति पढ़ा है, प्रसुप्ति काल अभी बताया मैंने। बीज क्या हो जाते हैं, देखो ये अंकुरित हुआ, अंकुरन होने के बाद में क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो उसी को कहते हैं प्रसुप्ति काल, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ये अनुकूल परिस्थितियों का अभाव हो जाता है इसके पास में, क्योंकि इसको नमी तो मिलती नहीं है ना प्रसुप्ति काल में, तो अनुकूल परिस्थिति का अभाव हो जाता है। बाह्य वातावरण को ये नियंत्रित, बाह्य वातावरण के नियंत्रित में नहीं होता है। आंतरिक परिस्थितियों का भी नियंत्रण यहाँ पे होता है, मतलब आंतरिक परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि सूखा वगैरह हो जाता है, तो उस तरीके से काम करता है। पारगम्य एवं दृढ़ बीजावरण, अपारगम में हो जाता है ना, बाहर से कुछ जाता नहीं है, दृढ़ हो जाता है बीजावरण। आपने चना देखा ना, उसके ऊपर एक शुष्क वो आ जाता है छिलका, तो इस वजह से कुछ भी नहीं जा पाता है, इसलिए उसमें। इसके बाद बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल, फिनाइल अम्ल, पैरा कार्बनिक अम्ल जैसे रासायनिक निरोधकों व अपरिपक्व भ्रूण यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस मतलब ये जो कारण है, ये क्यों प्रसुप्ति आ जाता है, तो ये सब कारण बताएं, हार्मोन के नाम बताएं, और यहाँ पे रासायनिक निरोधक व जो है अपरिपक्व भ्रूण देखने को आपको मिलेगा। अपरिपक्व भ्रूण मतलब कि ये डेवलप नहीं होगा, लेकिन जैसे पानी वानी में रखोगे तो भ्रूण क्या हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रसुप्ति को हटाया जा सकता है कैसे, तो हम लोग बात करते हैं पहला कृत्रिम बीजावरण के अवरोध, मतलब कि चाकू ले लो, सैंड पेपर ले लो, तीव्र हलन कर दो। चाकू देखो, चना लिया आपने, चाकू को काट दो, मतलब अरे चने काट दो मतलब। देखो मैं ये बोल रहा था, देखो प्रसुप्ति में अपन ने चने का एग्जांपल लिया, अब आप बोलोगे सर चने को तो क्या हाथ से होगा, लेकिन मैं बता रहा अगर बड़ा फल हुआ तो उसको तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम लोग चने का ले रहे हैं एग्जांपल। तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जो छिलका है उसी के कारण डोरमेंसी है, आप उसको कट कर दो चाकू से। दूसरा बोल रहे हैं सैंड पेपर यानी रेतमाल, पता है क्या होता है पेपर, उससे घिस दो तो छिलका हट जाएगा। तीसरा तीव्र हलन कर दो, जैसे चने लो और उसको जो है ऐसे ऐसे हिला दो तो क्या होगा, पूरे छिलके निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रकृति के द्वारा, जैसे सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया अथवा जंतुओं के पाचन नाल के द्वारा। जैसे मैं बात करूं सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया, जैसे मैं बात करूं चने में कई बार घुन लग जाते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव जो है उसको कुतर डालते हैं, तो वो क्या होता है, छिलका हट जाता है, तो हो सकता है उस वजह से डोरमेंसी हट जाए। दूसरा जंतु के पाचन नाल की बात करते हैं, हो सकता है आपने चना ऐसा लिया और मुंह में डाल दिया और जो है वो आपकी छोटी हाथ बड़ी हाथ में चले गया, और आपका जो पाचन नाल है वहाँ से कुछ एंजाइम निकले और उन्होंने क्या कर दिया, उसको उस की जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक कर देते हैं। हालांकि पेड़ नहीं उगता, फिर जर्मिनेशन वगैरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डोरमेंसी तो खत्म हो जाती है। इसके बाद निरोधकों का अभाव की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, द्रुत सीलन यानी चिलिंग परिस्थितियों में, चिलिंग यानी कि चिल्ड ठंडी परिस्थिति में, अथवा जिब्रेलिन अम्ल एवं नाइट्रेट से इसको क्या हो सकता है, हटाया जा सकता है। इसके बाद पर्यावरणीय परिस्थितियों में जैसे कि प्रकाश और तापक्रम सही मिलने पे भी यहाँ पे ये डोरमेंसी हट सकती है। क्लियर है, जैसे बहुत सारा ज़्यादा प्रकाश ही आया तो क्या हो जाएगा, तो वो जो छिलका है वो हट जाएगा बहुत धूप में, इसलिए तो चने को धूप में रखते हैं ना कई बार वो छिलके विलके हटाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक के? चलो तो यहाँ पर चैप्टर जो ही ख़त्म होता ही, चैप्टर के साथ साथ ये यूनिट भी जो है ख़त्म होती है। तो प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे हो जाती है फिनिश। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कल से जो है एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड हो चुकी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ से इसमें कितने चैप्टर थे, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी 5 चैप्टर थे, ठीक है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ठीक है, और 5वां चैप्टर, ठीक है। ये 3 चैप्टर ऐसे थे जिसको आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पहला, दूसरा और 5वां, ठीक है। ये क्या थे, थ्योरिकल वाले ये थे, यहाँ पे सिर्फ आपको चीज़ें पढ़नी है और थोड़ी बहुत लर्न करनी है, ठीक है, यानी कि याद रखनी है। लेकिन मैं बात करूँ तीसरा और चौथा, यहाँ पे पूरी साइकिलें हैं कि एटीपी कैसे बनता है, क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म। तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तीसरे और चौथे से, ठीक है। तो ये पूरे साइकिल, जैसे क्रेब साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया आपका, C4 साइकिल हो गया, C3 साइकिल हो गया, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, कितने एटीपी बनते हैं, कितने खर्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ याद नहीं करना, ये है मैकेनिज्म कि किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, तो ये आपको याद रखना। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का बेस यही है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो तो प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे होती है एंड। चलो तो ठीक है, थैंक यू।